बेटा आज हम बात करने वाले हैं शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी लेखन के बारे में। देखिए क्या है कि हमें जो है शुद्ध अगर वर्तनी लेखन करना है यानी सही सही लिखना है बिल्कुल, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें सही उच्चारण का ज्ञान हो, और दूसरी आवश्यकता ये है कि हमें वर्तनी लेखन के कुछ नियम जो हैं वर्तमान में बनाए गए हैं उनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है बाबू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की कक्षा में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो आपको पता ही होगा कि जो है हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु इनके अलग अलग जो स्थान हैं उनमें कहाँ कहाँ ये प्रयोग होते हैं और कहाँ कहाँ नहीं होते हैं। आज बारी आती है जो व्यंजन है र, उसकी। र के आपको कई रूप हैं आपको पता है, लेकिन जो है उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा जो य और व अर्ध स्वर हैं उनके स्थान पे कहीं कहीं स्वर का भी प्रयोग होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि य व जो अर्ध स्वर हैं, पहले तो होता था ना कि य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन भी कहे जाते थे और अर्धस्वर भी कहे जाते थे, लेकिन आजकल जो आधुनिक जो हैं भाषा विज्ञानी वो कहते हैं क्या, वो बोलते हैं ना कि य और व के अलावा र और ल में ना व्यंजन के ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। इस वजह से र को क्या किया है इन्होंने, ये व्यंजन के अंतर्गत ला दिया है। ठीक है, तो र और ल को हम व्यंजन मानकर चलते हैं। तब देखिए य और व अर्ध स्वर के स्थान पे स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, उच्चारण जो कर रहे हैं, तो उच्चारण के समय बेटा वो क्या होता है ना कि वो आता है और य आता है, लेकिन उनके स्थान पे क्या प्रयोग होता है। देखिए जैसे मैंने बोला हुआ, मैंने उच्चारण किया ना तो वह है, लेकिन वह के स्थान पे हम क्या करते हैं अ का ये करते हैं। ठीक है, हुआ वह मैंने लिखा ना तो ये सही है, आधुनिक जो नियम बनाए गए हैं उसके आधार पे ये सही है। फिर देखिए हम अक्सर देखते होंगे कितने लोग ये गलतियां करते हैं, आइए में य लिखते हैं, जबकि वर्तमान में जो है बेटा य के जगह पे क्या लिखा जा रहा है, ए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अपवाद की। अपवाद माने इसके विरुद्ध जो कुछ नियम हैं उनको देखिए। जिन शब्दों में य और व मुख्य तत्व हैं, मुख्य तत्व का मतलब है कि अगर इनके जहाँ पे हम कुछ बदलाव करते हैं तो उनका जो है अर्थ अनर्थ हो जाता है। जैसे उच्चारण में भी विभिन्नता आ जाएगी, समझने में भी दिक्कत होगी। देखिए कैसे, वहाँ यह बदलाव नहीं होगा, यह वो जहाँ मुख्य होंगे। देखिए कैसे, जैसे ये देखिए मैंने बोला अस्थाई तो ई है, ई अगर आप लगा दोगे तो ये गलत होगा। आप ऐसे लिखोगे य, जैसे ये है ना जस का तस ज्यों का त्यों, अगर ये लिखते हो तो ये सही है। अव्यय में अगर अव्यय तो ए आता है ना सुनने में, प्रोनाउंसिएशन या ध्वनि सुनाई पड़ रही है ना ए की ध्वनि, लेकिन हम लोग ए नहीं लगाएंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, अगला है देखिए शब्द दायित्व। तो दायित्व में जो है वो है ना, वो को हम हटाएंगे नहीं, क्यों कि दायित्व अ लिखे अगर हम लिखते हैं तो ये गलत होता है, पूरा इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस वजह से ये पूरा अर्थ नहीं रखता, इस वजह से हम क्या करेंगे कि इनमें बदलाव नहीं करेंगे जहाँ पर ये मुख्य तत्व माने जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग के जो नियम हैं उनके बारे में। देखिए पहले क्या होता था कि विद्या हम लोग लिखते थे तो ऐसे द लिख देते थे, म छद्म लिखते थे तो ऐसे छद्म छ लिख करके और दम ऐसे लिख देते थे। ये है विद्वान में ऐसे लिखते थे और बुद्धि में ऐसे लिखते थे। लेकिन अब जो वर्तमान नियम बनाए गए हैं जो शुद्ध वर्तनी लेखन के, उनको देखिए। द्य के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं कि जो ये अक्षर है ना उसके ठीक नीचे हलंत दे करके आधे अक्षर को, और उसके बाद य ऐसे लिखते हैं। दमा को कैसे लिखते हैं, द पर आधा जो है हलंत दे करके और इसके बाद म लिखेंगे पूरा म। फिर इसके बाद देखिए द्व को कैसे लिखते हैं, आधा द लिख करके और उस पर हलन दे देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा कि आधा द है। व द्व हो गया ना, इसको देखिए बुद्धि, जैसे मैंने हम बोला कि ये पहले था, अब शुद्ध रूपी ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, जैसे दूसरा नियम ये है कि संयुक्त रूप वाले व्यंजन पे
लगने वाली मात्रा दूसरे अक्षर पे लगती है। देखिए जैसे पहले क्या होता था कि बौद्धिक में जो है ध है ना, तो ध के ऊपर छोटी लग गया, लेकिन अब जो है इसके ठीक आगे वाला जो है, मतलब इस पे नहीं, अब इस पे लग रहा है ये स्वर। देखो अगला है खाद्यान्न। पहले क्या होता था कि द में आ की मात्रा लगाते थे हम, अब क्या है कि देखिए क्या हो रहा है, इसके आगे वाला जो दूसरा वाला जो स्वर है, वो दूसरा वाला जो अक्षर है उस पे स्वर लग रहा है। देखिए ये हो गया ना। अब देखिए द्वित्व में हम लोग क्या करते थे, पहले दो पे लगाते थे, लेकिन अब क्या जो है ये हलंत लिख करके फिर जो दूसरा अक्षर है उस पे हम लोग स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, हम र के बारे में, व्यंजन के बारे में बात करेंगे। जो र व्यंजन जो है इसके तरह तरह के रूप हैं और उनका प्रयोग भी अलग अलग होता है। देखिए जैसे हम बात करते हैं नियम 1 की। नियम 1 क्या कहता है, देखिए यदि ट और ड के साथ र का योग हो रहा हो किसी शब्द में, तो हम उसका किस रूप में प्रयोग करेंगे, इस रूप में। देखिए जैसे कि राष्ट्र, जब हम राष्ट्र लिखते हैं तो उसके नीचे ये बना रहता है ना निशान, ड्रामा, ट्रेन, ये सब जो है ना, तो ये ट के साथ जुड़ा है और ये ड के साथ जुड़ा है। देखा आपने। नियम 2 के बारे में देखिए, बड़ा श जो होता है उसके साथ यदि र का योग होता है तो श के लिखने का ढंग थोड़ा बदल जाता है। कैसे, देखिए जैसे ये है ना, ऐसे लिखा गया, अब इसके बाद इसके साथ जब र जुड़ा तो कैसे बनता है, श्रमिक, श्रम, श्रीमान, इस तरह के शब्द बनते हैं। ठीक है। अब देखिए नियम 3 की बारी। जब कोई व्यंजन अर्धाक्षर हो यानी आधे अक्षर वाला, उसके नीचे अगर हलंत लिखा जा रहा हो और उस या स्वर रहित बोला जाता है उसको, उसमें स्वर नहीं होता है तो उसको हलंत नीचे लिखा जाता है ना, तो वहाँ पे र का प्रयोग स्वर सहित होगा, यानी र पूरा आएगा और अर्धाक्षर का उच्चारण पहले और र का उच्चारण उसके बाद होता है। जैसे प्रेम। प्रेम में जो है तिरछे र का प्रयोग हमने किया। प्रेम में जो है देखिए प पहले बोला प्रेम, तो पहले प की ध्वनि सुनाई पड़ती है ना, प उसके बाद रे अम्मा, प्रेम। ठीक है। प्रश्न में भी देखिए पहले प बोला गया फिर र बोला गया। अब बात करते हैं नियम 4 की, जहाँ पर र के स्वर रहित रूप जो ऐसे रहता है जिसको हम आसमानी र बोलते हैं। इधर जो हमने देखा प्रेम में तिरछा र बोला जाता है, अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलें तो इसको तिरछा र कहा जाता है, जो ऐसे लिखा जाता है प्रेम या प्रश्न में, और इसको आसमानी र बोला जाता है। ठीक है। तो र के स्वर रहित, जो ये स्वर रहित रूप होता है उसको रेफ भी कहते हैं। तो हम उच्चारण की भाषा में क्या कहेंगे कि जैसे रेफ कहेंगे तो आप समझ लेना कि र यहाँ पे स्वर रहित है। ठीक है। तो इसका प्रयोग जब दो व्यंजनों के मध्य होता है, मान दो व्यंजन रहेंगे उनके बीच में होगा, तब वहाँ उसका उच्चारण उस व्यंजन के ऊपर, उस व्यंजन के जहाँ पे उच्चारण हो रहा है उस व्यंजन के ऊपर क्या करेंगे हम, ऐसा जो है आसमानी र लगाएंगे। जैसे कि देखिए ध र म। ठीक है ना। तो हम क्या किए कि जहाँ पे इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है, उसके आगे जो है, जो ये तो पीछे हो गया, और उसके ठीक आगे जो अक्षर है उसके ऊपर हम लगा देते हैं, यानी ध के ऊपर नहीं लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, उस व्यंजन के ऊपर लग जाता है जहाँ पे उच्चारण रहे उसके ठीक ऊपर। देखा आपने, धर्म। और यहाँ भी देखिए क और म के बीच में ये जब आया तो इसका प्रयोग जब हुआ तो कैसे ये शब्द बना, कर्म, म के ठीक ऊपर। ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे कि एक नया विषय लाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आजकल जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब बच्चों को चाहिए कि कम समय में ज़्यादा वो याद कर पाएँ, इसके लिए जो है आप ज़रूर आएँ कल वाली क्लास में। ठीक है। और जो आप देख रहे हैं, अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी लग रहा है ना कि हेल्पफुल है, तो आप इसके लिए क्या करें ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो। आपके दोस्त होंगे, उनको शेयर ज़रूर करें। ठीक है। कल मिलते हैं। धन्यवाद।